घर में अपनी जवान बेटी की शादी हो रही है, 3 तलाक का बिल पास हो रहा है, शादी छोड़ करके पार्लियामेंट में हमारे लिए लड़ रहा है, क्यों ना सपोर्ट करे भाई। विकास मलिक भाई को नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है विकास? हो सकता है कि विकास ऐसा चीज है, नजरबंद वाला चीज है कि किसी को नजर नहीं आएगा। फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों, वादों से मुकरने की तुम्हें है हुनर बहुत, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों। इन लोगों का लूरे नहीं था काज कर काम करने का। अख्तर साहब को देखिए काम कर रहा है कि नहीं, एमआईएम में काम कर रहा है कि नहीं, ये लोग क्यों नहीं किया। अगर बीजेपी को समर्थन देगा ना, इतना फर्स्ट एकदम विकास होगा कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। सारे विधानसभा का काम एक तरफ लिखिए और अमोर विधानसभा का काम एक तरफ लिखिए। 800 करोड़ का काम आप वो हिसाब देने के लिए तैयार है, 800 करोड़ का काम अख्तर लिमान अकेले किए। 25 साल से नीतीश कुमार की सरकार है जलील भाई, लेकिन अब तक फैक्ट्रीज नहीं लगी सीमांचल में। धीरे धीरे बढ़ाएगा, इतना स्पीड में विकास होगा तो फिर तो 5 साल में पूरा विकास खत्म। गठबंधन को आप सुना करके ढोल बजा दिए, आपका सुन नहीं रहा, आप बोल रहे हमको अपना लीजिए। 6 करोड़ रुपए सही माने अंजार नेमी साहब लिए थे, उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहा है कि पार्टी में जो छोड़ के आरजेडी में आए तो सही माने में 6 करोड़ रुपए। तेजस्वी यादव गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, चारों विधायक उनके गाड़ी में थे और फिर ये अख्तर साहब उनको फोन करके बोल रहे थे कि चारों विधायक जा रहे हैं, मेरे आंखों में आंसू है। वादा करके गए थे कि चीनी का वही गन्ना से 2020 में आएंगे, चीनी का ये आज तो 25 होने जा रहा है। इंडिया का विचारधारा अलग है, इंडिया का हिसाब किताब अलग है। इमामती मिली तो हम नमाज पढ़ेंगे, अगर इमामती नहीं मिली तो हम मस्जिद से निकल जाएंगे। अगर ऐसा सोच रखने वाले लोग एमआईएम से जुड़ते हैं तो उनकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि 4 एमएलए को जिताइए। ये फैक्ट्री यहाँ लिलिया चौक में है कि सबसे ज्यादा विकास अमोर में हुआ, रसीली पुल बना, खाड़ी पुल बना, लेकिन पैसा किसने दिया? पैसा किसने दिया? आम आदमी के लिए कुछ फायदा नहीं है, कुछ नुकसान भी नहीं है वक्फ बोर्ड के मामले में। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीमांचल, हमारा सीमांचल न्यूज़, और हम हैं इम्तियाज़ भारती। अभी वर्तमान में मौजूद हैं बहादुरगंज प्रखंड के लेलिया चौक में। हमारे बीच में 2 महत्वपूर्ण गेस्ट हैं आज। एक हैं हमारे मलिक भाई, डॉक्टर मलिक साहब, जो एमआईएम के बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, और अभी विगत 2 दिन में उनका जो सभा हुआ था एमआईएम का कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें उन्होंने एक नाद गाया था और वो नाद उनका काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। वहीं पर हमारे बाएं तरफ है हमारे अब्दुल जलील साहब, लेलिया चौक, मोबाइल दुकान भी है उनका, और ये दुकान उन्हीं की है जिन पर हम बैठे हुए हैं। दोनों का पक्ष, वो अपना अपना पक्ष रखेंगे। दोनों हालांकि दोनों दोस्त हैं, लेकिन वो एक एनडीए समर्थक हैं और एक एमआईएम समर्थक हैं। बात करेंगे दोनों से। पहले हम जो वर्तमान में जिनकी सरकार है, पहले हम उनसे बात करेंगे, अब्दुल जलील साहब से। अब्दुल जलील साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ, आपका भी स्वागत है। एनडीए की आप सदस्यता लिए हैं कि एनडीए के आप समर्थक हैं? एनडीए का हम सक्रिय सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य जिसको बोलता है, वो सदस्य लिए हैं। आप पिछले विगत वर्ष एमआईएम के कैडर थे, एमआईएम में आपने काम किया था, लेकिन अचानक क्या हो गया जो आप एनडीए की तरफ चले गए? एमआईएम में हम अगला साल काम किए थे 5 साल पहले, लेकिन हमको उसका मतलब जो एमआईएम का कार्यकर्ता सही है लेकिन लीडर सही नहीं है। जिसको दायित्व दिया जाता है वो आम कार्यकर्ता और खास कार्यकर्ता में पहचान ही नहीं जानता है कि एक आम कार्यकर्ता का नंबर उसको सेव होना चाहिए, उसका दुख मुसीबत में फोन तो उठाना चाहिए, और उसका आम कार्यकर्ता खास कार्यकर्ता में फर्क नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए। ये हमारे एमआईएम के लीडर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, मलिक भाई डॉक्टर भी हैं पेशे से। आप क्या कहना चाहेंगे? जलील भाई के बात से आप सहमत हैं? जी नहीं, जलील भाई आपका हो सकता है मेरा अंकल हैं, तो बात यह है कि सवाल आपका मेरे से क्या है? मेरे से सवाल आपका ये है कि दोनों दोस्त पहले एक साथ थे एक पार्टी में, आप बने हैं, वो एनडीए में चले गए। जी, हम अभी बने हुए हैं और जब तक ओवैसी साहब जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और इस पार्टी के लिए कोई सदस्यता अभियान नहीं चलाया जाता है कि सदस्यता लीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का पार्टी है और इसमें किसी को खरीदा नहीं जा सकता है। और कोई भी पार्टी हो, जितने भी पार्टी हैं हिंदुस्तान में, किसी भी पार्टी को, सबको अपना इख्तियार है, कोई किसी भी पार्टी में रह सकता है। मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होनी चाहिए। हम भतीजा हैं, वो चचा है मेरा,
तो चचा और भतीजा का रिश्ता नहीं खत्म होनी चाहिए। उसको वो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो अच्छा लगा, वो उसमें है। हमको हमारा ओवैसी साहब पर गर्व है, हम उसी के साथ है। उनके बातों से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो वो करना चाहते हैं सीमांचल के लिए, तो हमको मजबूत तो उसी को करना है। इसीलिए ओवैसी साहब की बातों से हम मुतासिर होकर के हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एनडीए सरकार है और एनडीए गठबंधन, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो, हमेशा मुसलमानों के पक्ष में उनका जो निर्णय रहा है वो गलत रहा है। एक अलग विचारधारा को लेकर एनडीए चलती है। आप फिर भी एनडीए में गए हैं, कुछ तो खास बात होगी ना एनडीए की? ये मेन बात ये है कि हो सकता है कि हमारा मतलब विचार आपसे नहीं मिल सकता है, काहे कि एनडीए का विचार अलग है, एमआईएम का विचार अलग है। हाँ, हो सकता है कि इसका विचार से नहीं मिल सकता है। हाँ, हो सकता है कि 100 आदमी में से आप 90 एनडीए में गए तो कुछ खास बात तो लगी होगी ना। कोई इंसान ऐसे कहीं चला नहीं जाता, जैसे आप विकास को लेकर के गए या किसी मुद्दा को लेकर के गए, क्या आप अच्छा लगा? एनडीए में हर चीज का सुविधा है। एक तो विकास का सुविधा है, नंबर 1 है क्या कि उसमें कार्यकर्ता से लेके अध्यक्ष से लेके सबका महत्व रखता है। और जानते हैं कि राशन पानी जितना भी है सब तो वही देता है, इंदिरा आवास में सरकार ही देता है। जब यहाँ का आदमी, यहाँ का एमएलए जीत के जाएगा पटना, वहां से जाके बैठ के कुछ बोलेगा कि भाई मेरा तो भी विकास चाहिए, तब ना वो लाएगा। यहाँ तो एनडीए कभी जीता ही नहीं है। बहुत दिन पहले जीता था, लेकिन उस टाइम पिछला बार जीता था। जदयू से 2 कैंडिडेट, 2 विधायक जीते हुए थे, मास्टर मुजाहिद भी थे, जीते हुए थे, लेकिन बोले ना कि उसका संग साथी नहीं है कि उसको लाए, वहां से विकास को लाए। वक्फ बोर्ड अभी लागू हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आंशिक रोक लगाई, उसके बावजूद भी आप फैसला कोई देगा, कोई रोकने वाला भी होगा। ये नहीं कि कोई फैसला दे दिया वो उसको रोकने वाला नहीं है, रोकेगा। वो हो सकता है कि रोकेगा। बोले ना कि 100 बात में मेरा हो सकता है 90 बात किसी से मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। लेकिन एनडीए का बात अलग है, एनडीए का विचारधारा अलग है, एनडीए का हिसाब किताब अलग है। कैसे लड़ेगी एमआईएम पार्टी? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जो एसआईआर का मुद्दा है उसके लिए ओवैसी साहब नहीं लड़े, हम भी लड़े, हमारा बहुत बड़ा रोल था। इमरान प्रतापगुरी कहते हैं बात। ओवैसी साहब कहाँ नहीं लड़े? आप वक्फ जो कानून है, हिंदुस्तान के 90% लोगों को मालूम नहीं था वक्फ क्या है। यहाँ तक हमको भी पूरी तरह से पता नहीं था। ये जानते थे वक्फ का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारी जो मस्जिदें हैं वक्फ की जमीन पर है, हमारी कब्रिस्तान जो है वक्फ की जमीन पर है। तो ये हमारी जो कब्रिस्तान वक्फ की जमीन पर है, तो ये तो हमारे बाप दादे ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने डोनेट किया है ना। तो हमारी जमीन को वो एनडीए सरकार की दोहरी नीति वो उसको हड़पना चाहती है। बिहार के सदर अख्तर उल ईमान कहे हैं कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके लिए जो वक्फ बोर्ड कमेटी था उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। वक्फ के जो लोग थे वो गलत कर रहे थे, वक्फ के लोग जो गलत कर रहे थे, लेकिन सरकार के ऊपर से जो थोपा होगा कानून में, इसके खिलाफ है। जी, अख्तर साहब का यही तो कहना था। इस चीज को मानते हैं कि वक्फ में प्रॉब्लम हो रहा था, वक्फ के लोग वक्फ की जमीनों को अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हुए थे? ये 100% सही ये है। हम नहीं कहते हैं, ये अख्तर साहब कह रहे थे, बिहार के सदर। सही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी में कुछ अमीर जो सेठ लोग, वो लोग कब्जा जमाए हुए हैं, वो लोग कब्जा जमा है। वक्फ की प्रॉपर्टी जिसके लिए वक्फ किया गया है उसको नहीं मिल रहा है। वक्फ गरीबों के लिए है। वक्फ जिसके घर बनाने के लिए जगह नहीं है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी में उसको जगह देना चाहिए ताकि वो घर बनाए। लेकिन ये मुसलमानों के अंदर ही जो लोग सेठ लोग हैं, अपने पावर के बलबूते, अपने दमखम दिखा करके अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। इसमें सुधार होनी चाहिए, लेकिन इसमें सुधार होगी, लेकिन इसके लिए ये कमेटी गठन करना होगा, जो कमेटी मुसलमान से होनी चाहिए। आप हमारी प्रॉपर्टी में आप नन मुस्लिम को ऐड कर रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी की देखरेख नन मुस्लिम करेगा, ये कहाँ की न्याय है? नहीं, वो तो हमारी प्रॉपर्टी है ना। अवैसी साहब ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोले थे कि ठीक है, हम मानते हैं आपके कानून को, आप राम मंदिर में हमको हिस्सा दे दीजिए, हम वक्फ में हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही इसको रोक लगा दी।
इसी उसी को देखते हुए तो ये चचा अब्दुल जलील का जो उसका जो आइडियोलॉजी है समझ में नहीं आ रहा है। जमीर कैसे गवारा कर रही है एनडीए सरकार को समर्थन करना कि आपकी मंदिर को तोड़ा गया, वहां पर मंदिर बनाया गया, मस्जिद को तोड़ा गया, हाँ मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया। वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है। माननीय तो वो ये नहीं कहा ना, सुप्रीम कोर्ट तो ये कहा है कि आप दूसरे जगह आपको जमीन फराहम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं कहा कि आपका वो पहले मंदिर थी। सुप्रीम कोर्ट कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आबादी के हिसाब के बलबूते पर आपका जजमेंट दिया गया है। हाँ, और आबादी यहाँ हिंदुओं की ज्यादा है, ये हिंदू पॉपुलेशन यहाँ 80% है, इसलिए आपके बात को माना जा रहा है। हाँ इसीलिए दिया गया है, ये तो नहीं कहा है कि वही है। तो जब हमारी मस्जिदें शहीद हो रही है और हम उसी को समर्थन कर रहे हैं, ओवैसी साहब को समर्थन करने का मतलब यही, घर में अपनी जवान बेटी की शादी हो रही है, 3 तलाक का बिल पास हो रहा है, शादी छोड़ करके पार्लियामेंट में हमारे लिए लड़ रहा है, क्यों ना सपोर्ट करे भाई। क्या कहना चाहेंगे जलील साहब? इनका कहना है कि हमारे जो दीन है, हमारे इस्लाम पर है, कहीं ना कहीं एनडीए के द्वारा एक ठोकर मारा जा रहा है शुरू से। आप के ऊपर सरासर इल्जाम लगा रहे हैं मलिक भाई कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, अभी भी वापस आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, ये गलत दिशा नहीं, ये सही रास्ता है, यही सही रास्ता है। यही चीज तो 70 साल से गुलामी कांग्रेस ने किया है, इसके बाद 15 साल से इसका है, लेकिन इसका सरकार में विकास बहुत हुआ है। क्या विकास किए हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, क्या विकास किए हैं? विकास मलिक भाई को नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है विकास? हो सकता है कि विकास ऐसा चीज है, नजरबंद वाला चीज है, हाँ। किसी को नजर नहीं आएगा। जैसे ये लोग बोला कि 5 साल हमको दीजिए, हम ओबीसी हॉस्पिटल बनाएंगे, ओबीसी का कॉलेज बनाएंगे और कुछ बनाएंगे, लेकिन कहाँ आया? कुछ नहीं आया। कहाँ कुछ आया है? ओबीसी का कुछ आया है? बहादुरगंज में उसी का ये जीता, अमोर में उसी का जीता, 5 एमएलए जीत के गया, 4 एमएलए भाग के गया, एक बचा है। आप शेरशाहबादी बिरादरी से बिलोंग करते हैं। जब लालू प्रसाद की सरकार थी और नीतीश कुमार की सरकार थी, लालू के बाद नीतीश कुमार को बैकडोर मिला, तो सुरजापुरी जो आरक्षण है, ईबीसी को जो आरक्षण प्राप्त हुआ ईबीसी का शेरशाहबादी को, कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत फायदा हुआ, इसके लिए क्या करें? जो हो, हम तो बोल रहे हैं कि जो हो सकता है कि सबका हिसाब किताब अलग अलग है, ये कोई किसी के लिए फायदा, जैसे वक्त बोर्ड का बात बोला है, जो लोग कब्जा करके बैठा है उसी का हिसाब किताब है, जो लोग कब्जा नहीं किया है। जैसे आम आदमी, एक गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ है वक्फ बोर्ड के लिए, कि आम आदमी के लिए कुछ फायदा नहीं है, कुछ नुकसान भी नहीं है वक्फ बोर्ड के मामले में। हाँ, जो लोग कब्जा करके बैठा है, जो लोग यह है, उसका दर्द होगा, काहे के दर्द नहीं होगा? कि ये इतना दिन से जो वक्फ बोर्ड जो कब्जा करके बैठा है, तो उसी का हिसाब किताब है, ले रहा है। हो सकता है कि आपका हिसाब और मेरा हिसाब नहीं मिल सकता है किसी से। मोदी जी आए थे, आप उस रैली में भी गए थे, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि आप रैली में गए थे, आपके बहुत सारे दोस्त भी थे साथ में। मोदी जी ने अररिया टू सिलीगुड़ी ट्रेन का उद्घाटन किया है, पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, महज एक ट्रेन दिया है कटिहार टू सिलीगुड़ी, एक 8 बजे से निकलती है वहां, और वहां से 2 बजे। कहाँ संभव है? कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ से आदमी जो सिलीगुड़ी इलाज करने के लिए जाएगा, 8 बजे जाएगा, 2 बजे तक तो रिटर्न नहीं हो सकता है। 2 बजे तक रिटर्न नहीं हो सकता है ना, तो धीरे धीरे बढ़ाएगा। इतना स्पीड में विकास होगा तो फिर तो 5 साल में पूरा विकास खत्म। इतना एक ट्रेन दिया, हो सकता है और देगा। आपके कितने लोग बाहर रहते हैं? घर से कितने लोग बाहर रहते हैं? हम बहुत बाहर रहते हैं, बहुत से क्या जरूरी नहीं है यहाँ फैक्ट्रीज लगना? मोदी जी के पास तो पूरा खजाना है, भंडार है। बिहार में अगर 20 गो फैक्ट्री लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? उनका गरीब थोड़ी हो जाएंगे। अरे भाई, उसी के लिए तो हम बोल रहे हैं कि एमएलए साहब को जिताइए। हाँ। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि 4 एमएलए को जिताइए। ये फैक्ट्री यहाँ लिलिया चौक में है, चला यहाँ का आदमी, कोई भी आदमी नहीं जाके काम कर पाता है। कहाँ है ये कमजोरी? किसका है? अगर कोई आदमी यहाँ के नेताओं का है, जो छोटे स्तर के नेता है, मुखिया है, सरपंच है, वो लोग का प्रॉब्लम। आप हमको बुलाइए, आपको हिस्सेदारी चाहिए ना, हिस्सेदारी के लिए आपको यूनियन बनाना पड़ेगा ना। भाई, हम मुखिया सरपंच का बात कहाँ सुनता है? जब एमएलए का बात फोन नहीं उठाता है, कोई अधिकारी एमएलए का फोन रिसीव नहीं करता है, तो आप बोलिए कि अब जब एमएलए का फोन नहीं उठाता, मुखिया नंबर सरपंच का, ये सब का क्या ये है मायने है? बोलिए कि अगर ये फैक्ट्री है लिलिया चौक में, बहुत दिन से है, बाहर से आता है काम करने के लिए, यहाँ कर आदमी अगर काम करने जाता है 2 दिन में क्या हुआ नहीं, वो साफ सफाई का काम, गंदा काम दिया जाता है उनको। वही तो है।
हम बोल रहे हैं कि कम से कम पलायन का जो बात बोल रहे हैं, 4 विधायक को जिताइए, उसके बाद देखिए विकास नहीं होगा, 5 साल फिर बदल दीजिए उसको। 25 साल से नीतीश कुमार की सरकार है जलील भाई, लेकिन अब तक फैक्ट्रीज नहीं लगी सीमांचल में। सीमांचल के 80% लोग बाहर में जाकर के रोजगार की तलाश में रहते हैं। और आप जानते हैं जिसकी शादी को 2 दिन होता है और 2 दिन में अपनी शादी नई नवेली दुल्हन को जाकर के काम करना पड़ता है। लेकिन आप 25 साल से रहने के बाद में भी गन्ना फैक्ट्री का उद्घाटन किए मोदी जी? नहीं गन्ना किए? वो वादा करके गए थे कि चीनी का वही सी गन्ना से 2020 में आएंगे चीनी का, ये आज तो 25 होने जा रहा है। नहीं कि हो जाएगा, हो सकता है, बोलने कि हो सकता है कि धीरे धीरे विकास होगा। एनडीए गठबंधन में एमएसएमई सेक्टर के जो मंत्री हैं चिराग पासवान जी हैं, आपको मालूम है चिराग पासवान जी उद्योग विभाग के हेड हैं और सारा विकास उद्योग विभाग से हो रहा है। लेकिन एक भी बड़ा इंडस्ट्रीज अब तक चिराग पासवान जी के द्वारा नहीं लगा। इसका दोष आप मोदी जी को दे रहे हैं कि चिराग पासवान को दे रहे हैं? जो काम नहीं किया है उसी का दोष है, जो काम किया है उसका दोष कहाँ है? चिराग पासवान अगर काम नहीं किया है तो हाँ चिराग पासवान का दोष है। ये बात तो हम नहीं बोले कि 4 विधायक जब जीत के जाएगा, यहाँ का जब सुनने वाला होगा, वहाँ का सुनने वाला यहाँ से जाके सुनने वाला ही नहीं है, यहाँ का लाने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ का जो आदमी है सब दिमाग में यही माइंड में है कि आप बीजेपी में गए तो आप खतरे रास्ते में है। तो आपको लग रहा है आपकी सरकार इस बार बन रही है 2025 में? हाँ हो जाएगा, इंशाल्लाह होगा, हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह होगा, बहुत तेज होगा। ये एसपी साहब बोल रहे हैं कि माँ बहन योजना 2500 रुपया देंगे, मुफ्त शिक्षा करेंगे, 200 यूनिट बिजली देंगे। नीतीश जी पहले 125 यूनिट बिजली दे दिए, बोल रहे हैं मेरा मैनिफेस्टो चुरा करके कर रहा है। सब ये सब नकल है, लेकिन नकल ऐसा नहीं है कि 2500 टका कैसे देगा। यहाँ का 400, आप 10,000 रुपए दे रहे हैं साहब। आप क्या बोल रहे थे कि सबसे कम, नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट है ये, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि बिजली हम फ्री नहीं कर सकते, सबसे कम दरों में बिहार में बिजली दिया जाता है। उसके बाद भी आप बिजली फ्री कर दिए। समय के हिसाब से आदमी को बदलना पड़ता है, समय के हिसाब से सब बोलना पड़ता है। हो सकता है कि अब पहले बोला था कि नहीं होगा, अभी बोला अरे भाई है तो दीजिए, और 10,000 देने का ये बोला है तो हो सकता है कि देगा। मलिक भाई, हमने कुछ ग्रामीणों से बात की, ग्रामीणों ने कहा, जो गरीब तबके के ग्रामीण है, जो किसी समुदाय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, उनका कहना है कि जब से हमको वृद्धा पेंशन का 1100 रुपए मिला है, 400 से बढ़ा के 1100 किया है, तो हम लोगों को बहुत राहत मिले। बहुत ऐसे गरीब हैं जो 1100 रुपए पूरा महीना चला रहे हैं। ये आप इस चीज को कैसा मान रहे हैं? ये लॉलीपॉप है, मतलब इलेक्शन के बाद नहीं देगा? ना बिल्कुल नहीं। इलेक्शन के बाद फिर 400 हो जाएगा? ये तो उससे कम भी हो सकता है। अरे 400 से कम नहीं होगा। हाँ, हिंदुस्तान में सबसे कम बिजली जो मिल रहा था 400 यहीं पे मिला। हमारे बहादुरगंज विधानसभा में देखिए, देसिया टोली से दरनिया वाली जो रोड खराब थी, 2-3 साल से प्रयास किया जा रहा। हमारे गांव का रोड आप एक मरतबा चलेंगे तो देखेंगे, मैं देख रहा हूँ। 3 साल से कंटिन्यू संपर्क में है, लिखित दिए हैं, है ना, बोले हैं, उसका पीए को 3 बार ला करके दिखाए हैं, आश्वासन दिया, मतलब नहीं हुआ। अभी 2-4 दिन पहले हमको फोन करके बोल रहा है कि कुछ गिरा देते हैं, अभी तुम अपना ट्रैक्टर लाओ, कुछ ला के गिरा देते हैं, तो बोले तुम किराया सब दे देना, बाकी सामान हम टुकड़ा उकड़ा ईंटा उटा गिरा देते हैं। तो अभी क्यों फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों? इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों? फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों? इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों? वादों से मुकरने की तुम्हें है हुनर बहुत, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों? अभी क्यों आ रहा है ख्याल? इतना दिन आप कहाँ थे साहब? आज ख्याल आ रहा है कि हमको काम करना चाहिए। आपको पहले ही 1100 देना था, क्यों नहीं दिए? चुनाव सामने है। नहीं, वो हर विभाग में उन्होंने सैलरी को इंक्रीज किया है, हर विभाग में, चाहे वो रसोईया का मामला हो, चाहे वो आपका सहायिका का मामला हो, सेविका का मामला हो, हर विभाग में 10% 20% सैलरी में वृद्धि हुई है। और इलेक्शन में, हर इलेक्शन में वृद्धि हो रही है। लेकिन इस मैनिफेस्टो के बीच में एक तरफ है आरजेडी का मैनिफेस्टो और एक तरफ है बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीच में बीजेपी किस मैनिफेस्टो से इलेक्शन लड़ेगी सीमांचल में? बीजेपी के पास 2-3 रास्ते हैं और कुछ नहीं। विकास का मुद्दा है नहीं, वो लोग मंदिर के नाम पर, धारा 370 के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, इन सब चीजों के नाम पर ही वो लोग वोट मांगते हैं और इसी में वो कामयाब हो जाते हैं।
अवैसी साहब का मेन पर्पस सीमांचल में 2020 में वादा किए थे मलिक भाई, आपको याद होगा, दिगल बैंक से उन्होंने कोचादामन से उन्होंने वादा किया था कि अगर हम जीतते हैं या हमारी पार्टी जीतती है तो हम अवैसी हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। क्या ऐसा हुआ? ऐसा इसीलिए नहीं हुआ कि जीता हुआ कैंडिडेट चले गए। जो लोग जीते थे, जो लोग मांग करते, जो सदन में आवाज उठाते, वो लोग तो चले गए। एक अकेला आदमी अख्तरुल ईमान साहब अपने ईमान, अपने वकार को बचाकर अभी भी दामन जुड़ के रखा है MIM से। तो उन्होंने आप किसानगंज के जितने भी विधानसभा है, सारे विधानसभा का काम एक तरफ लिखिए और अमोर विधानसभा का काम एक तरफ लिखिए। 800 करोड़ का काम आप वो हिसाब देने के लिए तैयार है। 800 करोड़ का काम अख्तरुल ईमान अकेले किया है। ना RJD में है, ना कांग्रेस में है, ना BJP में है, कहीं के नहीं है। ना खुदा की तरफ है, ना वैसाले सनम की तरफ है। नहीं, वो बीच में है, लेकिन इतना सारा काम कर रहा है। आपकी बात में मैं बिल्कुल समर्थन कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा विकास अमोर में हुआ, रसीली पुल बना, खाड़ी पुल बना, लेकिन पैसा किसने दिया? पैसा किसने दिया? पैसा तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, पैसा में जो है उससे निकालना पड़ता, पैसा कोई नहीं देता है। तो ये लोग कहाँ भाग गए? आपका MIM छोड़ के कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ना 4 विधायक को। कोई दिक्कत नहीं था, इन लोगों का लूरे नहीं था काम करने का। अख्तर साहब को देखिए काम कर रहा है कि नहीं, MIM में काम कर रहा है कि नहीं, ये लोग क्यों नहीं किया बताइए। तो अगर आपकी सरकार, अगर ये भी BJP की गवर्नमेंट भी अल्पमत में चले जाए और आपका RJD भी की गवर्नमेंट अल्पमत में चले जाए, उस समय अवैसी साहब के पास मान लीजिए 10 या 15 सीट हो, किसको समर्थन देगा भाई? हमेशा ये महागठबंधन को समर्थन दिया जाए। महागठबंधन, अरे भाई महागठबंधन को आप सुना करके ढोल बजा दिए, आपका सुन नहीं रहा, आप बोल रहे हमको अपना लीजिए, लेकिन अपना नहीं रहा। जरूरत पड़ेगी ना तो वो आपका तो दारुसलाम छोड़िए, दारुल ईमान में आके दरवाजा खटखटाएगा। तेजस्वी साहब के जो राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा जी, उनका कहना है आप लोग इलेक्शन मत लड़िए। देखिए ये नोट कीजिए आप, वो लोग जो कह रहे हैं कि इलेक्शन मत लड़िए, वो लोग है 14% वाले, बोल रहा है 18% वाले को आप लोग चुनाव मत लड़ो, सिर्फ वोट दो। प्रशांत किशोर दे, मतलब इसको 14% यादवों को वोट दो। मुसलमान तुम लोग वोट देने वाला बनो, तुम लोग नेता मत बनो। प्रशांत किशोर जी कह रहे थे, इस्लामिया अंजुमन इस्लामिया में आए थे, विगत कुछ हफ्ता पहले आए थे, वो कह रहे हैं कि अवैसी साहब के बोली में और मेरे बोली में फर्क नहीं है। मैं कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि अवैसी साहब ये कह रहे हैं कि 20% मुसलमान जो है उनकी अपनी क़यादत होनी चाहिए, अपना सिस्टम होना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी भी उनकी अपनी क़यादत होनी चाहिए, अपना सिस्टम होना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि मुसलमान अपना क़यादत खुद बनाए। शर्त प्रशांत किशोर का यह है कि जो सेकुलर हिंदू भी है वो अगर आपके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं और हमारी टीम को जिता सकते हैं। प्रशांत किशोर का 1 मिनट का वीडियो आप देखे थे? वो क्या बोले थे कि मुसलमान को ये मतलब नेता इलेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। वही तो प्रशांत नहीं, वो पूरा वीडियो आप नहीं देखे हैं, उनका पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, थोड़ा ही वीडियो देखे हैं। पूरा वीडियो उसको चलाया गया था उस दिन अंजुमन इस्लामिया में। तो क्या बोले थे उस वीडियो में? वो वीडियो में क्या बोले थे? वो बोल रहे थे कि मेरा कहने का, वो बोल रहे थे कि अगर मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए तो मुसलमानों को खुल के आगे आना पड़ेगा। तो खुल के आ रहे हैं, मजबूती के साथ आगे आ रहे हैं। अभी 100 सीट का टारगेट रखे हैं, हो सकता है अगले 5 साल में 243 सीट पर लड़ेंगे। चलिए बनाएंगे। अगर 14% वाले 243 सीट पर चुनाव लड़ सकता है तो 18% वाले 243 सीट पर लड़ना महाल है उसके लिए। तो लालू प्रसाद और क्या बोलते हैं कांग्रेस और तेजस्वी यादव फिर कितने सीट पर लड़ेंगे? वो लोग क्या करेंगे? वो लोग तो पूरे 243 सीट पर लड़ रहे हैं। क्या उनका सीट कुछ आएगा? लेकर के आएगा सीट कुछ आएगा तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव का सीट क्यों नहीं आएगा? आएगा ना, 14% वाले का सीट आएगा नहीं। अब्दुल जलील साहब जी, इनका कहना है कि हम दोनों पार्टी को मजबूर कर देंगे। मैं दोनों पार्टी को मजबूर कर दूंगा। दोनों की सरकार अगर अल्पमत में रही तो हम फिर महागठबंधन की तरफ ही जाएंगे। एंटी बीजेपी के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेगी। यही तो चीज हम बोल रहे हैं कि अगर जो लोग ढोल बजा के उसका घर तक पहुंचे, फिर बाहर नहीं आया वो आदमी और उसी को समर्थन देने के लिए तैयार है, अगर बीजेपी को समर्थन देगा ना, इतना फर्स्ट एकदम विकास होगा कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से NDA सरकार।
फिर से एनडीए सरकार। यही चीज हम बोल रहे हैं कि जो लोग ढोल बजा के उसका घर तक पहुंचा लेकिन निकल नहीं आया आदमी, अगर आगे बोलेगा कि ना भाई हम समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बात तो खुलकर नहीं बोला, फिर उसी में जा रहा है ये लोग, आरजेडी में भी जा रहा है। तो हम बोले हैं कि डायरेक्ट बीजेपी को समर्थन दो, उसके बाद देखो कि विकास चाहिए तो एनडीए सरकार लाना होगा और इसका ये माइंड को इधर लाना होगा, तब ना होगा मजा। तौसीफ साहब इस बार के एमआईएम के कैंडिडेट हैं। उसका पॉइंट का एक जवाब था। तौसीफ साहब, अच्छा बोलिए, उनके पॉइंट का जवाब। उनका वो अभी जो जवाब हुआ सवाल किया वो कि ये ढोल के साथ जो गया वापस नहीं निकला, ये सिर्फ उसके जगाने का काम था। इससे पहले एक चौपाल लगा था, उसमें तेजस्वी यादव बैठे थे, उसको पूछा गया कि ओवैसी साहब के साथ काहे नहीं समर्थन कर लेते हैं, तो बोल रहा है हमको लेटर उटर नहीं मिला और उसका बाप के साथ मेरा लगाव था, इनके साथ वो लगा हुआ नहीं है। जब ये बात बिहार प्रेसिडेंट पर कान पर आई तो उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ किया कि अब लेटर लेकर के आए हैं और कान में ढोल भी बजा रहे हैं कि देखो हम समर्थन करने के लिए आए हैं। वो क्योंकि वो बोला था कि हमको पता नहीं था कब लेटर लिखा कि दिया, पता नहीं था। तो कल जो इलेक्शन जो हारेगा, आरजेडी इलेक्शन कहीं अगर हारता है तो वो फिर ठिकरा फोड़ेगा कौन? एमआईएम पर, कि एमआईएम तुम्हारी वजह से हम चुनाव हार गए, अगर तुम नहीं आते तो हम चुनाव जीत जाते। तब ये जवाब तो उसका खत्म हो गया। वो इल्जाम तो पिछला वो इल्जाम तो पिछला बार भी लगा था, वो इल्जाम पिछला बार भी लगा था, वो इल्जाम पिछला बार भी। तो इस बार ना लगे, इस बार ना लगे। आप लोग पहले दावत, हाँ, उनको हड़का दिए, जगा दिए क्या ये बात तुम्हारा, ये बहाना खत्म हो गया तुम्हारा। हम तुम्हारे टीम से खेलना चाहते हैं, हम भी स्टार प्लेयर हैं, हम तुम्हारे टीम से खेलना चाहते हैं। अगर तुम हमको खेलने नहीं लोगे तो हम अपनी टीम बनाएंगे और तुमको हराएंगे, खेलो मेरे साथ। अब आपके विधायक प्रत्याशी बहादुरगंज के जो तौसीफ साहब हैं उस दिन बोल रहे थे वो कार्यकर्ता सम्मेलन में कि हम 40 सीट जीत कर आएंगे और हुकूमत हमारी होगी, जो चाहेंगे हम होंगे, मुख्यमंत्री भी हमारा ही होगा, मुसलमानों का। तो मिशन जब 100 का है, 100 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, तो जो लोग 3-4 सीट लाता है जो पार्टी, हम पार्टी का बात कर लीजिए। मुख्यमंत्री जब ये तेजस्वी यादव जी जब बोल रहे थे इसको, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद मांझी जी को, कि वो 2-3 सीट आप हमको दे दीजिए और उप मुख्यमंत्री आप बन जाइए। 6 करोड़ रुपए सही माने, नहीं 6 करोड़ रुपए सही माने अंजार नेमी साहब लिए थे। उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहा है कि पार्टी में जो छोड़ के आरजेडी में आए, तो सही माने में 6 करोड़ रुपए। हमको इस चीज की जानकारी नहीं है। ये आपके जो वर्तमान प्रत्याशी हैं, जो है अंजार नेमी साहब, सॉरी 6 नहीं 2 करोड़ का इल्जाम उनके ऊपर, 6 करोड़ का इल्जाम लगा, 6 करोड़ का तौसीफ साहब ही इल्जाम लगा रहे हैं। तौसीफ साहब ही इल्जाम लगाए थे और फिर ऊपर से ये इंजीनियर आफ्ताब साहब भी उस दिन सभा में वो बोल रहे थे, उस दिन जानकारी प्राप्त हुई कि वो बोल रहे थे कि ये 4 विधायक जब जा रहे थे, तेजस्वी यादव गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, 4 विधायक उनके गाड़ी में थे और फिर ये अख्तर साहब उनको फोन करके बोल रहे थे कि 4 विधायक जा रहे हैं, मेरे आंखों में आंसू है, हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, रोक भी नहीं पा रहे हैं इंजीनियर आफ्ताब साहब को। उस वक्त भी अख्तर ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, ये दोनों रोए थे। आप 100 सीट पे लड़ना चाह रहे हैं, आपकी पार्टी 100 सीट पे लड़ना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है आपकी पहुंच अवैसी साहब तक भी होगी, जाहिर सी बात है अख्तर साहब से भी पहुंच होगी। लेकिन आप एक बात हमको बताइए कि 100 सीटों में आपने 2 ही प्रत्याशी अब तक डिक्लेयर किया है, बहादुरगंज विधानसभा और ढाका से राणा रंजीत जी, और आप 10 दिन 5 दिन पहले जो सीट का जो आप ये कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो प्रत्याशी कहां से तैयारी कर पाएगा? प्रत्याशी सब तैयार है, सब प्रत्याशी कहीं 3 प्रत्याशी है, कहीं 4, किसी एक को टिकट मिलता है। हाँ, तो 3-4 प्रत्याशी तैयार है ना, सबका लेटर जाएगा आला कमान तक। आला कमान सर्वे के मुताबिक देखेगी कि कौन बेस्ट निकाल सकता है, उस हिसाब से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। पहले बोल दिया अख्तर साहब उस दिन का, ये लहरा चौक में 14 तारीख का प्रोग्राम में, कि एमआईएम में उन लोगों का खैर मकदम है जो लोग बिना स्वार्थ के काम कर रहा है, वो लोग का कोई जरूरत नहीं है। जो लोग ये कहकर आ रहे हैं कि हम पार्टी में जाएंगे तो हमको वही टिकट मिलना चाहिए, अगर इमामती मिली तो हम नमाज पढ़ेंगे, अगर इमामती नहीं मिली तो हम मस्जिद से निकल जाएंगे। अगर ऐसा सोच रखने वाले लोग एमआईएम से जुड़ते हैं तो उनकी कोई जरूरत नहीं है। अब्दुल जलील साहब, शाहनवाज हुसैन पूरा उम्र बिता दिए भाई बीजेपी में, लेकिन उनको अभी पार्टी
कहीं का नहीं छोड़ी है, उनको स्टार प्रचारक के रूप में पूरा हिंदुस्तान घुमा रही है। कहीं ऐसा अब्दुल जलील भाई ना हो जाए। अरे भाई बुरा होने के बाद सबका कहीं हिसाब किताब खत्म हो जाता वो है। बुरा हो गया, अभी यंग है, यंग है, यंग है। नहीं वो नहीं, शाहनवाज हुसैन को आप यंग है। हर जगह में टाइम होता है, एक जगह मान के चलिए एक टाइम होता है। वृद्धा पेंशन कब मिलता है? 60 साल के बाद मिलता है। हाँ। उसी हिसाब से है। अगर मान लीजिए उसका टाइम खत्म होने जा रहा है तो हो सकता है कि वो उसको साइड कर दे। ये जरूरी नहीं कि जलील बाबू अगर 5 साल रहता है तो 5 साल अगर उसके लायक है तब रहेगा, नहीं हुआ तो छोड़ देगा, उससे कोई अगर एनडीए की सरकार बनती है दोबारा, नीतीश कुमार 2025 में फिर से आते हैं, अगर विकास नहीं हुआ फिर आपसे मिलेंगे हम, हाँ इंशाल्लाह मिलना चाहिए। और नहीं और इसी जगह पे फिर आपसे पूछेंगे कि क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यही तो हम बोल रहे हैं कि विकास होगा तो हम है, और नहीं है तो नहीं है। अरे भाई हम ये बात बोल रहे हैं कि कहीं का जैसे अनजान नहीं उधर चला गया ना, तो जिधर का सरकार है अगर उधर जाता हाँ। तो हम 100% लिख के देते हैं कि उधर ही विकास होता। अगर ये लोग अगर आरजेडी को चलकर बीजेपी में चला जाता 100% होता कि विकास होता बहादुरगंज में, लेकिन विकास कहाँ हुआ। जो जितना जो हिसाब किताब क्लियर हो गया बस वो लोग हाँ होगा। आप बोल रहा है कि बोले विकास बोले 2 महीना के बाद होगा, विकास आपका नहीं होगा, विकास होगा एनडीए का। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। हम लोग प्रोग्राम को खत्म करेंगे यहाँ से, और हमारी जो टीम यहाँ पहुंची है ये है लेलिया चौक की सरजमीन, बहादुरगंज विधानसभा में आता है। एक तरफ थे हमारे अब्दुल जलील साहब, एनडीए के समर्थक हैं और एनडीए को फुल तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो एनडीए की सरकार फिर से बनेगी और हम विकास को तेज रफ्तार से लेकर के जाएंगे। उधर ही एएमआईएम के जो हमारे समर्थक है डॉक्टर मलिक साहब, उनका कहना है कि जिसकी भी सरकार बनेगी कैप्टन हम होंगे। हम सरकार को गिराना भी जानते हैं तो सरकार को उठाना भी जानते हैं। हम गुलामी नहीं करेंगे, हम हिस्सेदारी की मांग करते हैं। इसी के साथ मैं अपने चैनल से आपको एक बार फिर से आगाह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारा सीमांचल न्यूज को, तो आप फेसबुक में फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन का बटन और आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारा ऐसा ही वीडियो, ऐसा ही कंटेंट आप तक पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।